हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक और आज हमारा लेक्चर है वो बोर मॉडल डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो आज हम बोर मॉडल एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट करेंगे, साथ के साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने वाले हैं आज। तो इससे पहले का लेक्चर जिन्होंने देख लिया वो उस लेक्चर में देखना बोर मॉडल और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन बाल्मर पार्टीशन, उन सब के न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे। स्पेक्ट्रल क्या होता है, ठीक है। तो आज हम हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बोर मॉडल। तो बोर मॉडल क्या है, उनके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे तो हम देखते हैं यहाँ पर, और साथ के साथ आज हम देखेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं और क्या एक्सप्लेनेशन है उनका, और साथ के साथ इन दोनों के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है दो चार वो भी हम ट्राई करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा बोर मॉडल। बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो जिसको भी ये बोर मॉडल और आज का डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पढ़ना है उससे पहले वो पीछे के लेक्चर जाके देखे, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर है वो एक दूसरे से लिंक करता हुआ चलता है। किनकी क्या लिमिटेशन थी, किनका क्या एक्सप्लेनेशन था, रदरफोर्ड हो गया, प्लैंक्स हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करे। तो बोर जिनके मेन पोस्टुलेट्स क्या है वो देखते हैं और एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो बोर के मेन पोस्टुलेट्स, बोर ने किन किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, कौन कौन से इनके टॉपिक्स थे, ठीक है। तो वन बाय वन। तो इनके पोस्टुलेट्स में पहला जो पॉइंट आता है, तो बोर ने क्या बोला, देखो रदरफोर्ड ने बोला था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में, जो कि उनकी लिमिटेशन भी होगी थी। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी को लॉस करेंगे, और लॉस करते करते वो न्यूक्लियस से जाके टकरा रहे थे। ये क्या था, रदरफोर्ड ने बताया था, न्यूक्लियस से जाके इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है, जो कि उनकी लिमिटेशन थी। रदरफोर्ड की क्या थी, लिमिटेशन। बोर ने उन्हीं को एक्सप्लेन करा और बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, याद रखना मैं यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है बोल सकते हो। और इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड। और इतना बोल के उन्होंने रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन है उसको ठीक कर दिया। तो इन्होंने और क्या क्या बताया अपने मॉडल में कि एटम दिखता है कैसे और कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे और स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला पोस्टुलेट, an atom consists nuclear positive charge, nucleus positively charged, and electrons are revolved into it। या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो उन्होंने पहला जो पॉइंट, पहला जो पोस्टुलेट है बोर का, तो वो है एन एटम कंसिस्ट न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। एटम जो का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एटम जो होता है वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इनके ऑर्बिट डायग्राम भी यहाँ पे पहले बना देते हैं क्योंकि काम आने वाला है। बोर मॉडल ये था, देख लो, ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड जो कि ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार ऑर्बिट्स, ठीक है। इसी टाइप से इनके नाम बोले गए। ये होता है सेंटर में न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, जो कि कंटेन करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स नेगेटिव होता है, सॉरी न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस हुआ वो ओवरऑल कौन सा चार्ज को कैरी कर रहा है, पॉजिटिव। किस चार्ज को, पॉजिटिव, जो कि लिखा हुआ एन एटम कंसिस्ट न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ये रहे वो ऑर्बिट, इनके नाम भी है, जो कि नाम वन बाय वन लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं के, जहां पे एन की वैल्यू होती है 1, ठीक है। के, इस ऑर्बिट का नाम है के। शेल बॉल ऑर्बिट के, ये होता है एल, जहां पे एन होता है 2, एम जहां पे एन की वैल्यू होती है 3, और ये होती है एन जहां पे एन की वैल्यू है 4।
तो KLMN जो ऑलरेडी हम क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आ चुके हैं, पहली ऑर्बिट को K बोलते हैं, दूसरे को LMN, और N की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट 1, सेकंड 2, थर्ड एंड फोर्थ। तो बोर्ड ने क्या बोला, जो एटम होता है वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जो कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स which have fixed value of energy, ठीक है, एनर्जी लिखा है शॉर्ट में, called एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेशनरी स्टेट। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड हो, सेम हो। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन को ठीक कर दिया, बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे, एक्सेलरेट करते थे, तो एनर्जी को लॉस करते थे, न्यूक्लियस से टकरा जाते थे, घूमते घूमते सीधा न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। बोर्ड ने उन्हीं के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा और बताया, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड। अब फिक्स्ड है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं टकराएगा, और यहाँ पे होगी रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी इन्होंने ठीक कर दी, जो कि लिखा भी हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, अंडरलाइन कर लेते हैं, ओनली दोज ऑर्बिट व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, और उनको क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट। जिनकी एनर्जी फिक्स्ड हो उनको एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट, जो कि यहाँ पर है वो KLMN, जिसकी N की वैल्यू 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये सेकंड पोस्टुलेट मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। थर्ड पोस्टुलेट देख लो, थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एनर्जी लिख लेना, एनर्जी आर emitted or absorbed only when electrons jump from one orbit to another orbit, one orbit to another। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी आर इमिटेड और एब्जॉर्ब, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनर्जी आर इमिटेड या फिर एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो टकरा नहीं रहा क्योंकि फिक्स्ड है ऑर्बिट की एनर्जी, बट अगर मैं एनर्जी दूं, मान लो ये वैल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट कर जाते हैं, जो कि हम स्पेक्ट्रम में पढ़ के आ चुके पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होगा और रिलीज करके उसे जिसे बोलते हैं एमिट करके डी एक्साइट, वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा जहां से गया है। तो यही बोला गया है कि एनर्जी आर एमिटेड, ठीक है, एनर्जी आर एमिटेड और एब्जॉर्ब। एमिट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं, और एब्जॉर्ब कर करेगा, मान लो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैंने एनर्जी दी तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो गया, इस कॉन्सेप्ट को हम स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा क्योंकि एनर्जी लॉन्ग टाइम तक वो होल्ड नहीं कर पाएगा, जैसे ही ग्राउंड स्टेट पर आ रहा होगा तो एनर्जी को एमिट करते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब तो होगी, कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किससे? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट इसका। फोर्थ पोस्टुलेट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स
those orbits for which its angular momentum is h upon 2 pi multiple. फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए तो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल होता है। कहने का मतलब है हम किसी भी ऑर्बिट का अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा पकड़ लेता है, किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें तो h अपॉन 2 पाई मल्टीपल के इक्वल होगा, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये रहा, जो कि हो जाएगा h अपॉन एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है mv/r इक्वल टू h अपॉन 2 पाई मल्टीपल मतलब n, और n कितना है हमारे पास, जिस ऑर्बिट के बारे में पूछा जाएगा उसकी n की वैल्यू पुट कर देना और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट। तो बोर का जो फोर्थ पोस्टुलेट जो हम लिख रहे हैं वो लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व ओनली दोस ऑर्बिट्स फॉर व्हिच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज h अपॉन 2 पाई मल्टीपल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा तो होता है mvr, वो हो जाएगा n मल्टीपल h अपॉन 2 पाई। n क्या है, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है वो उसका n की वैल्यू आप पुट कर दो और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये थे बोर्स के कुछ पोस्टुलेट्स, जो कि मेन पोस्टुलेट्स यही है, ठीक है। बोर के पहला क्या था, एटम कंसिस्ट न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, जो कि स्टेट में लिखी हुई है। सेकंड, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिनको हम एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी लिखा है, उनके नाम है KLMN। नेक्स्ट एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब और एमिट कब होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एमिटेड जंप कब करता है तब उसको एनर्जी दी जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एनर्जी, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये मार्कर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिली तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड। बट ये एनर्जी का लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा, डी एक्साइट होगा, तो ये डी एक्साइट का मतलब ये धीरे धीरे वापस आएगा और एनर्जी को एमिट करेगा। तो यहीं पे लिखा है एनर्जी आर एमिटेड और एब्जॉर्ब। एमिटेड और एब्जॉर्ब कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं और पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसी एक्साइटमेंट की वजह से तब वो डी एक्साइट होता है तो वहां पे कलर इंपैक्ट करता है और अलग अलग स्पेक्ट्रम जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। फोर्थ था, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल, मल्टीपल मींस n, n क्या है, जोन सा ऑर्बिट की बात हो रही है। तो ये थे कुछ बोर के बेसिक पोस्टुलेट्स। तो अब हम देखने वाले इनकी क्या लिमिटेशन थी। इन्होंने रदरफोर्ड की लिमिटेशन को तो एक्सप्लेन कर दिया, बट इनकी क्या लिमिटेशंस थी तो वो अभी हम देखने वाले हैं, उनको नोट करेंगे। तो इनकी जो सबसे कॉमन लिमिटेशन जे थॉमसन की भी, बोर की भी, रदरफोर्ड बोल लो सबकी, वो ये थी कि किसी ने भी 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि एटम एक्चुअली में 3D में दिखता कैसा है, 3 डायमेंशनल शेप के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। साथ के साथ जितने भी एटम पार्टिकल्स होते हैं वो ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं, जिसको हम आज पढ़ेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट्स में। क्या होता है ड्यूअल बिहेवियर वो देखेंगे, तो पहले लिखते हैं लिमिटेशन, तो इनको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा बोर। तो अब आ रही है इनकी लिमिटेशंस, क्या आ रही है लिमिटेशन, तो देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को भी हम पढ़ेंगे। लिमिटेशंस किनकी, बोर की। फर्स्ट, तो पहला आ रहा है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, inability to explain the splitting of lines in multiple electron atom, multiple electrons atom,
या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये लिख लेना, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, जो कि हम पीछे भी पढ़ के आए थे, याद है ना, लाइमन बार्मर पाशन। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए सेकंड, ये ऑफ इसके साथ ही है। ठीक है, सेकंड आ रहा है, सेकंड देख लो, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन the splitting of lines in Stark and Zeeman effect, तो स्टार्क इफेक्ट शायद हमने पीछे पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराया जाता है तो वहां से एक रे ओरिजिनेट होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्राइक कराया जाएगा उस टाइम पे जो रे ओरिजिनेट होगी, सुनना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सरफेस पे स्ट्राइक कराया जाए एक रे ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये होता है स्टार्क इफेक्ट। और जब मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्राइक कराया जाए उस केस में एक रे ओरिजिनेट हो रही है तो वो होता है ज़ीमैन इफेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो मेन बोर की पोस्टुलेट की जो लिमिटेशन है वो ये, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल, सबसे इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ एटम। ठीक है, ये स्टार्क इफेक्ट होता है, याद रखना स्टार्क। और ज़ीमैन क्या होगा, सेम बट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और एक रे ओरिजिनेट हो रही है मेटल सरफेस से, टकरा रही है, तो ये होता है ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन स्टार्क एंड ज़ीमैन इफेक्ट। स्टार इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और नॉट एक्सप्लेन द 3D शेप ऑफ एटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जो थर्ड पॉइंट है, ये तो है साइड वाइज देख लेंगे। तो स्टार्क इफेक्ट, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टकराए मेटल से, एक रे ओरिजिनेट हो तो स्टार, मैग्नेटिक फील्ड टकराए रे ओरिजिनेट हो तो ज़ीमैन, और सनलाइट टकराए तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीनों में फर्क होता है। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द 3D शेप ऑफ एटम, एटम के 3D शेप को किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करा, ये मेन लिमिटेशन है। क्या है मेन लिमिटेशन? ठीक है, तो आगे देखते हैं। फोर्थ लिमिटेशन, ये सबसे मेन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the dual behavior of matter, क्या बोल सकते हो, एटम। ठीक है, एटम, तो एटम का ड्यूअल बिहेवियर जो कि डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग इन सब ने आगे जाके एक्सप्लेन करा था, जो कि हम पढ़ेंगे अब। तो इनकी लिमिटेशन है पता होनी चाहिए, बेसिक थर्ड एंड फोर्थ को हमें पढ़ना है भी आगे। तो 3D शेप एटम की नहीं बता पाए, और एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं, जो कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है। ड्यूअल बिहेवियर मतलब जो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो कर रहे हैं, जिसका जिक्र मतलब जिसकी बात हमने चैप्टर के बीच में भी करी है, ड्यूअल बिहेवियर, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो ये थी इनकी लिमिटेशन। तो 3D का मतलब भी क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो किस एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट शेप क्या है, उसमें एटम की एग्जैक्ट शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रोटेट करते हैं या कहाँ पे लाई करते हैं, वो दिखता है कैसे। तो ये सब चीज ना बोर एक्सप्लेन कर पाए, ना रदरफोर्ड, ना ही जे थॉमसन, ताले के कोई भी मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू। एडविन श्रोडिंगर के नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सब चीजें एक्सप्लेनेशन दी अपने कॉन्सेप्ट से। तो इसको नोट करना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या। तो ये था बोर के पोस्टुलेट्स, ये इनकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में देखो कुछ याद रहे या ना रहे, ये जरूर याद रखना। 3D शेप ऑफ एटम और ड्यूअल बिहेवियर होता है पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एक्सप्लेन करना, जो कि अभी हम करने वाले हैं ड्यूअल बिहेवियर के बारे में। तो ये लिमिटेशन, स्टार्क ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है वो यहाँ पे कर लिया, कोई नहीं, किसी
शायद हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो स्टार जीमेन फैक्ट कभी पढ़ लेंगे एक अलग से लेक्चर में। तो अभी जो मेन फोकस है हमारा 3D शेप ऑफ एटम, एटम की 3D शेप कैसी होती है ये पढ़ना है, और साथ के साथ ड्यूअल बिहेवियर। तो इस लेक्चर में डी ब्रोगली जो कॉन्सेप्ट है, अगला टॉपिक आ रहा है, वो ड्यूअल बिहेवियर के बारे में ही बताएगा। क्या बताएगा? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ एटम, ठीक है, मैटर बोल लो या एटम। और साथ के साथ 3D शेप की तरफ हम बढ़ रहे धीरे धीरे। इस लेक्चर के बाद हम आगे जो आएंगे उसमें 3D शेप की तरफ पहुंच जाएंगे, फिर 3D शेप्स देखेंगे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, फिर क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें भी। तो ये जितने भी पॉइंट्स है लिमिटेशन, इनको तो हमें डिटेल में पढ़ना है अभी। तो पहला जो आ रहा है वो ड्यूअल बिहेवियर के लिए आ रहा है, तो इसको नोट करना। स्टार के इफेक्ट क्या होता है, कोई पूछे तो शॉर्ट में पता होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड टकराए किसी मेटल सरफेस से और एक रे ओरिजिनेट हो रही है तो वो स्टार इफेक्ट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड टकराए तो वो जीमेन इफेक्ट। दूसरा, ये दोनों जो रे ओरिजिनेट हो रही है परपेंडिकुलर होती है किसके, ये मैग्नेटिक फील्ड के और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस सेकंड पॉइंट है, और ये इसका फिगर याद रखना, ठीक है। तो 3D में कैसा दिखता है एटम, उसकी तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। उससे पहले ड्यूअल बिहेवियर देखते होता है क्या है, तो उसको नोट करना हमारे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है, बोर्ड तो देख लिया, बोर्ड ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब इनके बाद आए डी ब्रोगली, उन्होंने बताया एटम जो होता है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का दो बिहेवियर होता है, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर, एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर और एक वेव लाइक बिहेवियर। तो जो हमें दिख रहा है वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर, जो पार्टिकल नेचर है वो उसको तो हम देख पा रहे हैं, इसका वेव नेचर कहाँ पर है और ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वेव के फॉर्म में, और ये होता है क्या वेव नेचर, जो कि डी ब्रोगली ने बताया था। तो अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन देख लो, क्वांटम मैकेनिक्स, या बोल सकते हैं वेव मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स होता क्या है, इट इज डिफाइंड, देख लो। तो हर एक चीज की स्टेटमेंट प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं हम, चाहे किसी भी क्लास में, हर एक नोट्स आपको यहीं पे मिलेगा। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of dual behavior, इसको रब कर देते हैं, स्टडी ऑफ dual behavior of मैटर। वो साइंस की ब्रांच जिसमें मैटर की ड्यूअल बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्यूअल बिहेवियर। तो ये नाम अब याद रखना, ड्यूअल बिहेवियर जो कि होता है पार्टिकल और वेव लाइक नेचर। कौन सा? पार्टिकल और वेव लाइक नेचर। इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो पहले साइंटिस्ट आए वो है डी ब्रोगली, हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली, रदरफोर्ड के बाद ये अगले साइंटिस्ट है हमारे सिलेबस में, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या बताया, जो मैटर होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है। पार्टिकल और वेव नेचर कहने का मतलब क्या, देखो ये मेरे पास मार्कर है जो दिख रहा है, ये पेन, ये पार्टिकल के फॉर्म में तो हमें दिख रहा है, क्या इसकी वेव नेचर एग्जिस्ट करती है? हाँ करती है। इसकी वेव नेचर इतना ज्यादा छोटी है, इतनी ज्यादा एक तरह से नेग्लिजिबल टाइप, बट एग्जिस्ट तो कर रही है ना। कैसे कर रही है वो इन्होंने बताया, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट का वेव नेचर होता है। साथ के साथ इन्होंने ये भी बताया जो क्वांटम पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका वेव नेचर हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक मैटर का भी वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। तो वेव नेचर कितना होता है, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, एक फॉर्मूला दिया, छोटी सी डेरिवेशन, उससे वेव नेचर निकालेंगे और देखेंगे कि वेव नेचर कैसे रिलेट करेगा, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डी ब्रोगली ने बताया। तो डी ब्रोगली ने बताया क्या, it is defined, इन्होंने बताया each matter have both particles, अब याद रखना, particles
as well as wave like nature। बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना सा इनकी स्टेटमेंट है छोटी सी कि बोल क्या रहे हैं, ईच मैटर हैव बोथ पार्टिकल, यहाँ पे हर एक मैटर का पार्टिकल और वेव नेचर होता है। हर एक चीज का, यूनिवर्स में हर एक चीज का वेव और पार्टिकल नेचर होता है। अब कैसे उसको कैलकुलेट करा जाए, तो पहले तो ये बताया किसने वेव और पार्टिकल नेचर का कॉन्सेप्ट, तो याद रखना डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ठीक है, डी ब्रोगली बोल देना, डी ब्रोगली साइंटिस्ट के नाम है डी ब्रोगली। तो कैसे, तो हम देखते हैं। तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, हम पढ़ के आए एच न्यू, उससे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे ना रिलेशन। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ले लेते स्पेस का, यहाँ पे ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, क्या है, एक बॉल, मैंने एक बॉल ले ली, टेनिस बॉल, जो कि ये रही मेरे हाथ में, ये टेनिस बॉल है जो कि यहाँ पर है। तो ये हमें पार्टिकल के फॉर्म में तो विजिबल है, क्या है ये पार्टिकल फॉर्म में। अब इसका वेव फॉर्म कहाँ पे हो सकता है, कि वेव के फॉर्म में क्या पता वो यहाँ पर हो आसपास, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है वो, वेव के फॉर्म में वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में कहीं पे भी। तो हर एक चीज में, मान लो ये मार्कर है, तो ये कोई पूछे बताओ मार्कर की पोजीशन लोकेशन क्या है, बोलोगे आप हमारे हाथ में, बट ये इसकी पार्टिकल फॉर्म है, वेव फॉर्म उसके आसपास कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कि एक बॉल है, एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, इसका जो येलो कलर में लिखा है ये इसका पार्टिकल फॉर्म है, वेव फॉर्म में कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, आसपास कहीं पे भी कर सकता है। याद रखना जो डेली लाइफ के जो पार्टिकल होते हैं, जैसे हम ये बॉल, ये मार्कर, पेन, जितना बड़ा मास, जितना ज्यादा मास होता है पार्टी, उसका जो वेव नेचर होता है, क्या होता है उसका वेव नेचर बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ये डी ब्रोगली ने बताया था, हम अभी देखेंगे भी बाय फॉर्मूला। तो याद रखना जो ये येलो कलर वाला ये क्या है, इसकी क्या है पार्टिकल नेचर, और जो ये मैंने ग्रीन कलर में बताया ये क्या है वेव नेचर। तो हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक मैटर की 2 फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं ड्यूअल बिहेवियर। क्या बोला जाता है, ड्यूअल बिहेवियर। इसकी पार्टिकल फॉर्म है और ये सारी इसकी वेव फॉर्म कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख भी दूं, तो ये क्या है इसकी, चलो यहाँ लिख लेते हैं, पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल फॉर्म। और जो ग्रीन कलर में ये क्या है सब, ये है वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, ठीक है। तो वेव फॉर्म में वो आसपास कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि लिखा भी है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो यही होता है मैटर का ड्यूअल बिहेवियर, जो आज तक अभी हम पढ़ के आ रहे थे उसका ये मतलब है। तो इन्होंने यहाँ पे एक रिलेशन भी दिया, रिलेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है E इज इक्वल टू, तो यहाँ से लिखते लेफ्ट में, E इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि हमें बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, याद है हम पढ़ के आए प्लैंक्स में। उसके बाद E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आया आइंस्टाइन इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी हम फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ के आ चुके हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो E h न्यू के भी इक्वल है और E mc स्क्वायर भी के इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। तो h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, mc स्क्वायर। तो न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्बडा, देखो न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्बडा, न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्बडा, क्या होता है c अपॉन लैम्बडा। तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा, तो न्यू की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर c अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देखो c से c कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट एक, तो h लैम्बडा इज इक्वल टू mc। तो फाइनली लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन क्या हो गया mc। तो ये फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc। या फिर लिख सकते हो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वही वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ये तीनों एक ही है। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv एंड लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mp। ये लैम्बडा वही वेव नेचर है जो हम बात कर रहे थे। तो लैम्बडा निकालने का ये फॉर्मूला है, और लैम्बडा और मास दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा मास उतना कम वेवलेंथ, या जितना कम मास उतना ज्यादा वेवलेंथ। तो इसको नोट करें अच्छे से, हम आते हैं नेक्स्ट पे, पहले से नोट कर लेना। तो देखो, तो फाइनली हमने रिलेशन देखा, जो लैम्बडा इज इक्वल टू होता है वो
एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी, एक ये तीनों, ठीक है। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन सभी रिलेशन में एक चीज कॉमन है क्या, कि जो लैम्बडा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लैम्बडा इज इक्वल टू, जो कि वेवलेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। तो याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा मास होगा वेवलेंथ उतना कम। तो मतलब जो आसपास के जितने ऑब्जेक्ट मेरे को भी दिख रहे हैं, इनका मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो इनका वेवलेंथ इतना ज्यादा स्मॉल होगा, एक तरह से नेग्लिजिबल, बट है तो इन्होंने ये तो बताया, हाँ हर किसी का वेव नेचर होता तो है, चाहे कम हो ज्यादा हो वो कोई मैटर नहीं करता, बट सब वेव नेचर शो करते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, जो कि इन्होंने बताया डी ब्रोगली। तो ये इनका फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन करी है, तो याद रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं अब इनके सिग्निफिकेंस बोल लो या लिमिटेशन, मर्जी है। तो सिग्निफिकेंस या बोल लो या फिर लिमिटेशन, ठीक है। तो कैसे लिखे है, चलो लिमिटेशन करके लिख लेते हैं, चलो नोट करके लिख लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये लाइन याद रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बट does not significance in our daily life, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एप्लीकेबल ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो अभी अभी देखा है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास तो लैम्बडा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो काफी अच्छी वैल्यू आ रही थी, ठीक ठाक, बट जब डेली लाइफ से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वेवलेंथ देखा, वेवलेंथ मतलब वेव नेचर फाइंड आउट करें, तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल आता है, बहुत ज्यादा ही स्मॉल, जो कि एक तरह से नेग्लिजिबल के बराबर है, बट होता तो है। याद रखना हर चीज ड्यूअल बिहेवियर में शो करती है, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो ये था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इनको नोट करना। अब आते हैं हम क्या कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, किसके, डी ब्रोगली और बोर। हाँ बोर में एक चीज और नोट करना है, अभी पहले से नोट करना ये भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करना। बोर में टॉपिक छोटा सा छूट गया, जो कि क्वेश्चन आता है रेडियस वाला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह है उस पर यहाँ पे नोट करके, ठीक है। बोर के मॉडल में उनकी रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये जो पूरी वैल्यू होती है ये होती है पिकोमीटर में, कुछ पिको में नैनोमीटर में, कुछ अलग में, ठीक है। ये किस में लिख रहा हूँ, पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो बोर रेडियस एन क्या है, ऑर्बिट कौन सा ले रहे हो, के एल एम एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जेड एटॉमिक नंबर होता है, सबको पता है। तो ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा आपको, हाइड्रोजन में या हीलियम में, लिथियम में, जिसका भी, उसका एटॉमिक नंबर डालो, जिस ऑर्बिट के बारे में पूछा है वो, और ये 52.9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो पिकोमीटर में। याद रखना किस में आएगा, पिकोमीटर। कई बार आंसर एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या नॉर्मल मीटर में भी पूछा जाएगा, तो वो वाकई हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये याद रखना, अपने नोट कर लेना, ये रह गया था, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम्स में, जैसे नोट करना। ये था हमारा बोर मॉडल, ये था डी ब्रोगली, जो कि बोलता है वेव नेचर लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ये रिलेशन याद रखना, और ये फॉर्मूलेस जो तीन है, जिनको हमने आगे भी लिखा है, ये ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, डेली लाइफ में इसका कोई भी रोल नहीं होता। तो क्या रोल नहीं होता वो मैंने बता दिया। डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका वेव नेचर बहुत ज्यादा ही स्मॉल आता है, ठीक है। तो अब करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं इसको। The ratio of radius of first orbit of hydrogen, helium plus and lithium 2 plus, वही रेडियस वाला जो अभी करा था, रेशियो दे रखा है, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस। तो बताना है कौन सा रेशियो करेक्ट है। तो रेडियस का भी फॉर्मूला पड़ा है, जो बोला भी था, आएगा 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो पहला मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन।
तो रेडियस ऑफ H लिख लेते, ठीक है, हाइड्रोजन। तो 52.9 एंड मतलब 1 का स्क्वायर फर्स्ट के लिए पूछा, देखो n की वैल्यू सबके लिए फर्स्ट है, n इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट। हाँ z सबके लिए अलग है, हाइड्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1। तो कितना आया, तो ठीक है ये रिलेशन इतना ही छोड़ देता है अभी। हीलियम प्लस तो 52.9 एन स्क्वायर अपॉन देखो हीलियम प्लस का मतलब क्या है, जो Z लेना वो हीलियम का लेना है, ठीक है, Z लेना हीलियम, हीलियम प्लस के लिए निकाल रहे हैं, Z किसका लेना है हीलियम का, तो हीलियम का कितना होता है 2 एंड थर्ड आर लिथियम 2 प्लस 52.9 1 स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है 3। तो ये हमारे पास 3 रिलेशन है, इनके बेसिस पे बताना है हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। तो इन तीनों का अगर मैं रेशियो बोलूं, देखो RH रेशियो R हीलियम रेशियो रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस, ठीक है ये हीलियम प्लस, तो क्या आ रहा है अगर इनका रेशियो निकाले तो देखो ये आ रहा है बेसिकली 1/2, सब कैंसिल आउट हो रहा है पर की वैल्यू, सॉरी 1/1, 1 मतलब रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, बाकी सब तो कॉमन है पर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, कैसे करते हैं देख लो। तो ठीक है 1/3 था, 3 बोला है, ठीक है 1/3 3 है वो। तो याद रखना जो नीचे Z लिखते हैं वो जो भी स्पीसीज दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर, ये नहीं कि अच्छे हीलियम प्लस का रख रहे हो तो 1 तो सारे सेम आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। Z मतलब हाइड्रोजन का लिखना है, हीलियम का लिखना है, लिथियम का लिखना है, बाकी 2 प्लस 3 प्लस जो भी है उनके लिए तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ इन सबको 6 है तो ये जगह 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2, तो ऐसा कुछ रेशियो आ रहा 6:3:2 जो कि आ गया बी, ठीक है, क्योंकि सबसे देखो 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6 हो गया, ये करा तो 2 से डिवाइड हो गया 3, ये करा तो 3 से डिवाइड हो गया 2, तो रेडियस का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 6:3:2। तो रेडियस के क्वेश्चन एंट्रेंस में 100% आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा 52.9 n स्क्वायर अपॉन z, ये जो पूरी वैल्यू होती है वो होती है पिकोमीटर में, ये चीज याद रखना। कई बार एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, जो भी है हाइड्रोजन का 1, हीलियम प्लस का 2 और लिथियम 2 प्लस का 3। कुछ बच्चे लिथियम 2 प्लस का ना 1 ले लेते हैं, सोचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गए, नहीं एटॉमिक नंबर लेना है हमें पूरा, ठीक है, जो भी है किसका, जो इसकी मेन स्पीसीज है, जैसे हीलियम प्लस में मतलब हीलियम का लेना है, लिथियम 2 प्लस में लिथियम का, तो आंसर बी इज करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये बोर का क्वेश्चन था, तो बोर के रेडियस का क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बोला इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम, काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज कर दिया गया 4 टाइम्स, द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम, तो ठीक है करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन और देख लेना नोट करके, जो कि पीछे रह गया था क्योंकि क्वेश्चन में यूज है। तो जब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हमें बोला है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो बताओ वेवलेंथ क्या होगी, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/4 टाइम्स, तो वेवलेंथ का अभी हम पढ़ के आए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली h/mv, रिलेशन हम पढ़कर आए हुए अभी, ठीक है, h/mv। तो बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ये, अब वहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं सिंपल सा E लिख रहा हूँ, ठीक है, E बार बार नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हुआ किससे 2 से, और ये हो गया mv स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड m, अगर मैं ऐसे बोथ साइड m मल्टीप्लाई करूँ तो काइनेटिक एनर्जी इनटू में m, तो m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर। तो अब बताओ m v की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगा √2e का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को E से लिख रहे हैं, E m mv,
जैसा नो। अब देखो mv की जगह पर ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो mv की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट 2em। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो mv की जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट 2e। ई काइनेटिक एनर्जी है, m के बार बार लिखना पड़ता है इसलिए e लिख दिया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये एक रिलेशन बन गया किसका, लैम्बडा और E मींस काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रहे कि लैम्बडा निकालना था। तो लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी इस रिलेशन से, तो लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, इस फॉर्मूले से। तो लैम्बडा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूट के बराबर है, यदि वो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। अब बोले अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाए, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो बताओ लैम्बडा पे क्या इफेक्ट आएगा। तो 4 बाहर आके कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट के, ठीक है, रूट 4 बाहर आके 2 ही बचेगा 2, तो 1/2 टाइम्स, फाइनल लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स। तो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कर दे तो लैम्बडा 1/2 हो जाता है, क्योंकि कितना है हाफ, ये रहा सी आंसर करेक्ट। तो ये रिलेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन निकाला है लैम्बडा के साथ, ये भी याद रखना, ये फॉर्मूला भी अपने नोट्स में लिख लेना। तो कहीं पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स 4 टाइम्स कितना भी कर दिया जाए, ये रूट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 25 टाइम करता तो 25 का रूट कितना होता, बाहर आ गया 5 बचता, तो 1/5 हो जाता आंसर, ठीक है, जो भी ऑप्शन होता है 1/5। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये था डी ब्रोगली का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस रिलेशन को नोट कर लेना अपने पीछे नोट्स में या यहाँ पे नोट करके लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है द मास ऑफ फोटोन हैविंग द वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बोला मास ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ कितना है 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो बोला है ठीक है द मास, तो मास निकालना है कितना मास आएगा, ठीक है, तो निकालते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्बडा इज इक्वल टू h/m, c बोल लो, mv बोल लो या मोमेंटम बोल लो, इसमें से मास हमें कैलकुलेट करना है। तो h/λc, तो सारी वैल्यू गिवन है, इसे पुट करनी है, तो पुट करते हैं आप। तो m इज इक्वल टू h फ्लाइंग कांस्टेंट होता है, कितना होता है 6.626 10⁻34। और बताओ क्या दे रखा है हमें, नीचे लैम्बडा, लैम्बडा कितना है 1 × 10⁻9, तो सिंपल सा लिख लेते हैं 10⁻9 इनटू में सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ये तो इतना आ रहा है, चलो ये तो अप्रोक्स वैल्यू जो भी है, पावर्स देख लो, ये इससे गया -1 गया, ऊपर जाके 10⁻−33। कौन सा आंसर है 2.2 × 10⁻−33। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो मास आ गया केजी में, कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th और ये 5th। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, होमवर्क दे रहे हैं, नॉर्मल सा रिलेशन है जैसा अभी पीछे करा था उसी टाइप का रिलेशन है, ये होमवर्क भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th हम करते हैं, याद है अभी भी जैसे पढ़ा था ना हमने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ऐसे अरेंज करके बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है, किसका, डी ब्रोगली का। बेसिक सा क्वेश्चन है, जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो डी ब्रोगली सबने पढ़ा है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना फॉर्मूले को, लेफ्ट राइट जो भी करना है, अपना आंसर बताना। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है, ये कर लेता है, वो पीछे वाला डायरेक्ट हो जाता है इसलिए होमवर्क में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ सैंड बिलो बाय 20 मीटर पर सेकंड विंड इज, तो हमें वेलोसिटी दे रखा है कितना 20 मीटर पर सेकंड। तो बोलिए तो वेवलेंथ निकाल लो सैंड ग्रेन का, जिसका मास कितना है 1 मिलीग्राम, ठीक है। सैंड ब्लो बाय द इतने विंड, एक हवा में जैसे कि एक रेत का कण उड़ रहा है, विंड की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, जो वो रेत का कण है एक छोटा जो 1 मिलीग्राम का है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी ये पूछा है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ग्राम में तो 10⁻³ केजी में 10⁻⁻6।
सॉरी मैंने क्या लिख दिया, मास दे रखा है, ठीक है, गलती से लैम्डा लिख दिया, मिलीग्राम। कितना है 1 मिलीग्राम। ग्राम में करेंगे 10 की पावर -3, केजी में करेंगे 10 की पावर -3, इसका हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। तो मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे 10 की पावर -3 और केजी में करेंगे तो हाँ वही 10 की पावर -6। तो करते हैं सॉल्व, और कुछ दे रहेगा नहीं, ठीक है। तो लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा लैम्डा, बोला लैम्डा निकालो, तो लैम्डा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली h अपॉन mv। h कितना है 6.626 10 की पावर -34 अपॉन मास 10 की पावर -6 इनटू में v दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। तो ये गया, इससे कट गया -5, 5 उससे कट गया 29, 10 की पावर -29, ये गया 2.313 10 की पावर -29, 2.313 गलत काट देगा, 3 पॉइंट, सॉरी 2 नहीं 3 पॉइंट, ठीक है। ये कितना है 3, 2 3 6 होता है, 3.313 10 की पावर -29, तो आंसर ए इज करेक्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इन क्वेश्चन को नोट करें, जो भी इसको नोट कर लेना, इससे पहले ये क्या है होमवर्क में ट्राई करना, जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।